हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। और ये टॉपिक आपको हम वर्बली यानी कि आपको हम ये पूरा कहानी जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और अगर आपको समझ में आएगा ये वीडियो, सबसे पहले तो आपको स्किप नहीं करना है, सुनना है पूरा प्रॉपर वे में। और अगर आप कंसंट्रेट होकर अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, यकीन मानिए आपको मगध का उत्कर्ष आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और एक नया चीज है ना, तो मगध का उत्कर्ष शुरू करते हैं। एक कहानी के रूप में हम लोग उसको पूरा अच्छे तरह समझते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा पूरा, ठीक है। चलिए, अभी अभी हम लोग पीछे मगध के बारे में जानने से पहले कुछ थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं हम लोग, ठीक है। फ्लैशबैक में जाने के लिए आपको चलना होगा कहाँ, तो आपको जाना होगा महाजनपद की तरफ। महाजनपद की तरफ, और महाजनपद की तरफ आप जाते हैं तो आपको यह पता चलता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें आपको यह पता होगा कि बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। कितने? 3 महाजनपद थे। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। और जिनको जिनको अगर नींद आ रहा, पानी मार लीजिए अपना चेहरा पे, आराम से बैठ जाइए, है ना। लड़का लोग, आप लोग को नींद आ रहा है? नहीं? तो कहानी को शुरुआत करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, एकदम बहुत मजा आएगा। तो अभी चर्चा हुआ आपका कि महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। कितना? 3 महाजनपद थे। क्या आप लोग उसका नाम बता सकते हैं? हाँ, मगध, अंग और बज्जी, ये 3 महाजनपद थे। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे। कितना? 8 महाजनपद थे। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था। अगर बात करें आंध्र प्रदेश में तो 1 महाजनपद था। बात करें राजस्थान में तो 1 महाजनपद था। कितना हो गया? 16 हो गया। एक किसमें? हाँ, एक आपका अफगानिस्तान में और एक यहाँ क्या नाम है, कंधार में। कंधार मतलब अफगानिस्तान कंधार में, और एक कम्बोज, ठीक है ना। तो ये कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को यह पता चलता है कि 16 महाजनपदों में अगर सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर कोई था तो वो था आपका क्या? मगध। और आपके बुक में जो टॉपिक लिखा हुआ रहता है ना कि मगध का उत्कर्ष, तो उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब भाई, मगध सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली था। अब क्या खासियत था उसमें, कैसे उसका विस्तार हुआ, किसने उसका क्या कौन उसका संस्थापक बना, तो इसको हम लोग सभी को कवर करने वाले। कितने वंश हुए इसमें, है ना, सभी को कवर करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो का अंत तक जरूर सुनिएगा, आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मगध का उत्कर्ष। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, और 16 महाजनपदों में सबसे विशालतम या सबसे शक्तिशाली महाजनपद कोई था तो वो था मगध। कहा जाता है कि मगध का जो संस्थापक था ना, उसका संस्थापक का नाम था आपका क्या? बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। महाजनपदों में सबसे बड़ा, सबसे विशाल जनपद तो था, वो कौन था? मगध, पावरफुल। और उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग चर्चा किए कि मगध का संस्थापक कौन, तो वो था कौन? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। कहा जाता है कि मगध का जो वंश का अगर बात करें, वंश के क्रम का, तो इसमें कुल 4 वंश आते हैं। कितने? 4 वंश। तो सबसे पहला वंश जो है वो है हर्यक वंश। कौन है? हर्यक वंश।
दूसरा वंश जो है वो है कौन है? शिशुनाग वंश। तीसरा वंश नंद वंश और चौथा वंश मौर्य वंश। मतलब ये 4 वंश को हम लोग इसमें देखेंगे। पहला हर्यक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद और चौथा मौर्य वंश। चौथा मौर्य वंश। मौर्य वंश याद है ना? मौर्य वंश पहला शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। और ये वही चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने धनानंद को हराया था। धनानंद को हराया था और उसके गद्दी से उसको उठा के फेंक दिया था। उसके बाद अपना साम्राज्य का स्थापना किया, जिस साम्राज्य का नाम रखा गया था क्या? मौर्य वंश। तो हम लोग वहां तक चलेंगे। तो मगध का उत्कर्ष को अगर हम लोग देख रहे हैं तो 4 वंश को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इस चारों वंश में सबसे पहले जो कवर करेंगे वो हम लोग करेंगे हर्यक वंश। संस्थापक अगर कोई आपसे पूछे तो संस्थापक में कौन होता है मगध का? बृहदत्त। कौन? बृहदत्त। ठीक है। अब आते हैं हम लोग हर्यक वंश। पहला टॉपिक हम लोग का कौन सा हो गया? हर्यक वंश। हर्यक वंश को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस वंश को हम लोग क्या कह के पुकारते थे। तो इसे हम लोग प्रत्यहंता वंश भी कहते हैं। प्रत्यहंता का मतलब क्या होता है? जो पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। जो पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा हो। बात समझ रहे? इसके बाद जितना भी वंश आ रहा है ना, यानी हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश। तो ये जितना भी वंश आप अभी पढ़ने वाले हैं, इस सभी वंशों को आप प्रत्यहंता वंश के रूप में जानेंगे। प्रत्यहंता का मतलब क्या होता है? पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठना। ठीक है। अब आते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हम आप लोग से पूछेंगे तब उत्तर दीजिएगा। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक थे कौन? बिंबिसार। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक प्रत्यहंता वंश था, यानी कि पिता की हत्या करने के बाद जो गद्दी पे बैठता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रत्यहंता, है ना। और ये वंश चला आ रहा था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के समय में जो बिंबिसार राजा थे, उस राजा के काल में एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे। उसका नाम क्या था? जीवक। सॉरी, वैद्य थे वो। कौन थे? वैद्य थे। जिसका नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था उसका? जीवक। और कोई बता सकता है कि जीवक को कहाँ भेजा गया था? प्रबोध को सेवा में उसको भेजा गया था। ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाता है कि बिंबिसार जो है वो कुल केवल और केवल 52 वर्षों तक ही शासन किया था। कितना वर्षों तक? 52 वर्षों तक ही शासन किया था। कौन? बिंबिसार। उसके बाद बिंबिसार ने, ठीक है, आपको पता है कि जो उनके शासन के दरमियान में एक वैद्य थे जीवक, उस जीवक को भेज दिए थे कहाँ? अवंती के राजा प्रघोत के पास में। किस लिए? तो उनके सेवा के लिए, उनका इलाज के लिए। और उनको किस चीज का बीमारी हो गया था? तो उसको हो गया था क्या? पांडु रोग। क्या हो गया था? पांडु रोग। ठीक है। बिंबिसार अपना वैद्य, और जो उनका वैद्य था जिसका नाम था क्या? जीवक, उनको तो भेजा ही था उनके पास, लेकिन साथ ही साथ उनको एक जगह और भेजा था। किनके पास? महात्मा बुद्ध के पास, बुद्ध की सेवा में। बात समझ रहे? कहा जाता है कि बिंबिसार जो है ना, अपना राज्य विस्तार नीति में बहुत ज्यादा फेमस था। और वो राज्य विस्तार कैसे करता था? तो वो विवाह करके, शादी करके, अब कहीं लड़ने के लिए गए, अब वहां का राजा
देखा कि बहुत विशाल सेना है ना। अब आया, मान लीजिए हमला करेगा, तो पहले ही जो है राजा, अगला राजा जो सिलेंडर कर देता था, अब बोलता था कि भैया आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। उसके बाद मैनेज होते होते क्या होता था, शादी ब्याह हो जाता था। शादी ब्याह हो गया तो उसका राज्य भी बच गया, है ना। बिंबिसार उसको कैप्चर नहीं किया। बात समझे। अगर हम लोग राज्य विस्तार की बात करते हैं तो राज्य विस्तार में आप जानते हैं कि जो बिंबिसार थे ना, बिंबिसार अपना राज्य विस्तार को ना कैसे देखता था, तो वो ना विवाह के रूप में देखता था। फॉर एग्जाम्पल, कहीं गया और कहीं जाके वहां पे हमला किया, तो हमला करने के बाद, हमला करने से पहले, बात समझ रहे हैं, वो दोनों राजा में क्या हो जाता था, सेटिंग हो जाता था, और वो बेचारा अपना बेटी से शादी करवा देता था, और उसका भी राज हो गया, उसी का नहीं, उसी का अधीन आ गया। इसी क्रम में वो 3 बार शादी किया, 3 बार शादी किया। तो उसी क्रम में जो है बिंबिसार जो है 3 शादियां करता है, और 3 शादियां जो करता है वो कहां कहां करता है, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले उनकी वाइफ जो है वो, उनका नाम क्या था, महाकौशला। तो महाकौशला के बारे में कहा जाता है कि कौशल के एक नरेश जिनका नाम था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की एक कौन थी, बहन थी, और इनका नाम क्या था, महाकौशला। क्या नाम था, महाकौशला। और इनके साथ में इन्होंने क्या किया, विवाह किया। उसके बाद दूसरा जो है वो वैशाली के राजा चेटक, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री जिसका नाम था क्या, चेलना। क्या नाम था, चेलना। वही अगर हम बात करते हैं जो कि मध्य देश की राजकुमारी जिसका नाम क्या था, क्षेमा। मध्य देश जो अभी वर्तमान में पंजाब, आप सुना है ना, पंजाब, उनका वहां की राजकुमारी इसका नाम क्या था, क्षेमा। उनसे शादी किए। अब ये तीनों से शादी करके अपना राज्य का क्या किए, विस्तार कर लिए। क्या किए, विस्तार कर लिए। लेकिन अंततः क्या होता है कि इनका पुत्र कौन, अजातशत्रु, इनका पुत्र जो है इनका हत्या कर देता है, और इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर अजातशत्रु जो है वो खुद स्वयं गद्दी पर बैठता है। इसीलिए कहा जाता है ये सब वंश को क्या, पितृहंता वंश। मैं समझे कि इसके बाद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु बैठेगा, अजातशत्रु के बाद उदयन बैठेगा, और उदयन के बाद नाग दशक में जाएंगे हम लोग, है ना। तो इसीलिए इसे कहा जाता पितृहंता वंश। बिंबिसार को जो है अजातशत्रु जो है ये 492 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया। कब, 492 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया। बात समझे, 492 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया, और स्वयं गद्दी पर आके ये बैठ जाता है। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने वैशाली और कराई को भी जीत लिया था उस समय में। और अजातशत्रु जो है, आप लोग सुने होंगे कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीता जो है वो किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि अजातशत्रु मात्र 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, 32 वर्षों तक। लेकिन अगर इनके पिता की बात करते हैं तो पिता 52 वर्षों तक शासन किया था। अजातशत्रु के जो एक सहयोग मंत्री थे उनका नाम था क्या, वर्षकार। क्या था नाम, वर्षकार। और अजातशत्रु की मृत्यु 461 ईसा पूर्व में हो गई थी। अजातशत्रु की मृत्यु 461 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया, और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया। तो उदयन ने कब किया, 461 ईसा पूर्व में। बिंबिसार के बारे में आप जानते हैं कि हर्यक वंश के समय में जब बिंबिसार थे ना, तो उनके समय में एक क्या थे, एक वैद्य थे। उस वैद्य का नाम क्या था, जीवक। और उस जीवक को इन्होंने भेजा था कहाँ,
अवंती के राजा प्रगोद के पास, जिनको एक बीमारी हुआ था और उस बीमारी का नाम क्या है? पांडु रोग। क्या नाम है? पांडु रोग। और फिर जो है अजात शत्रु बिंबिसार ने जीवक को जो है वो बौद्ध के पास भी भेजा था, बुद्ध के पास भी भेजा था उनकी सेवा के लिए। वहीं अगर बात करते बिंबिसार की पत्नी का, तो पत्नी जो है आपका बात करेंगे किसे? महाकौशला। अब महाकौशला किसकी बहन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। और ये कहाँ के राजा थे? ये कौशल के राजा थे। वहीं दूसरी तरफ वैशाली के शासक चेटक की पुत्री का नाम क्या था? क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा। चेलना। क्या नाम था? चेलना। और वहीं तीसरी पत्नी जो थी वो पंजाब की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? क्षेमा। और उस समय पंजाब को क्या कहा जाता था? मद्र देश कहा जाता था। इसके बाद जो है बिंबिसार की हत्या हो गई, और हत्या जो है वो है आपको 492 ईसा पूर्व में की गई। कब की गई? 492 ईसा पूर्व में। और किसके द्वारा किया गया? अजात शत्रु के द्वारा किया गया। अजात शत्रु के द्वारा किया। अजात शत्रु अपने पिता का हत्या किया, लेकिन ज्यादा दिन तक वो अपने वंश को चला नहीं पाया। कहा जाता है मात्र 32 वर्षों तक जो है अपने वंश को चला पाता है, यानी कि वंश मतलब कि अपना शासन चला पाता है। अपना शासन केवल 32 वर्षों तक चलाया, और उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, इसका खुद का बेटा उदायीन। उदायु नहीं, उदायीन, खुद का बेटा। और कब किया हत्या? 461 ईसा पूर्व में उदायीन ने इसकी हत्या कर दी। अजात शत्रु के बारे में सिर्फ एक बात आपको जानने योग्य है कि अजात शत्रु जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, और उस मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संहिता अगर किसी ने करवाया था तो वो था अजात शत्रु। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि प्रथम बौद्ध संहिता हुआ कब? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। और समझ में आए? बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु की हत्या बिंबिसार को किसने मारा? अजात शत्रु को किसने मारा? बात समझ रहे? इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा कहाँ? उदायीन के पास। बात समझ रहे? चलिए उदायीन को आइए समझते हैं, जानते हैं। उदायीन अपने पिता का हत्या किया 461 ईसा पूर्व में। 461 ईसा पूर्व में। और वो गद्दी पर बैठ गया। आप नाम सुनेंगे पाटलिपुत्रा। तो कहा जाता है कि उदायीन ने पाटलिपुत्रा की क्या की? स्थापना किया। उदायीन ने पाटलिपुत्रा का क्या किया? स्थापना किया। पाटिल ग्राम। तो हम लोग उदायीन के बारे में जान रहे थे ना। उदायीन जो है वो 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करता है, और पिता का नाम क्या था? अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। पिता की हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठा। कौन? उदायीन गद्दी पर बैठता है। और कहा जाता है कि इसी ने, उदायीन ने ही पाटलिपुत्र का क्या किया? स्थापना किया, जिसको इसने अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो इस पाटलिपुत्र को कन्वर्ट कर दिया जाता, राजधानी हटा दिया जाता, उसको मैं चर्चा करेंगे। फिर पुनः ले आया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में उदायीन पाटलिग्राम नामक स्थापना करता है, ठीक है, जिसको हम लोग पाटलिपुत्रा के नाम से जानते हैं। और उदायीन ने इसको अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी। आप जब पढ़ रहे थे पीछे, तो आप देखें कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार ने किसको भेजा था बुद्ध के पास? जीवक को। इसका मतलब बिंबिसार का लगाव किससे ज्यादा था? बौद्ध या जैन? बौद्ध धर्म से। अजात शत्रु के बारे में आप चर्चा किए हैं, तो अजात शत्रु में आपने देखा कि अजात शत्रु जो है
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक संगीत पहला संगीता करवाया, बौद्ध संगीता। इसका मतलब अजात शत्रु भी बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन जैसे ही आप उदायन को देखते हैं, उदायन को जानते हैं, तो कहा जाता है कि उदायन जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और उदायन के बारे में आपको बता दे कि उदायन जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। सॉरी, इसके बाद आया था कौन? नागदशक। सॉरी, उसके बाद कौन था? नागदशक। नागदशक इसका क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है। फिर उदायन का क्या होता है? मृत्यु। यानी कि कौन किया? बात समझ रहे हैं? नागदशक ने इसका क्या किया? मृत्यु किया। और उसके बाद ये गद्दी पर बैठता है। और फिर नागदशक जो है, इसका कहा जाता है कि हर्यक वंश का नागदशक क्या है? अंतिम शासक। अगर शासक का क्रम आ जाए आपके पास, शासक का, हर्यक वंश में अगर शासक की चर्चा हो रही है, तो शासक में सबसे पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदायन, चौथा नागदशक। और अगर मृत्यु की बात करें तो बिंबिसार को मारा किसने? अजातशत्रु को मारा। और उदायन को मारा नागदशक। गद्दी पे बैठा। अब इसमें एक और लाइन आता है कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने कब मारा? तो 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु को उदायन ने कब मारा? 461 ईसा पूर्व में। और उदायन की हत्या किसने की? नागदशक ने की थी। फिर नागदशक की मृत्यु के बाद एक वंश की स्थापना की जाती है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। और कहा जाता है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है ना, वो वैशाली कर लिया था। और उदायन के समय में राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। लेकिन ये कहाँ ले आया? वैशाली ले आया। बात समझ रहे हो? इस वंश की स्थापना जो है, यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना है 412 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। शिशुनाग ने अवंती को युद्ध में जीत लिया था। और उसके बाद इसे अपना कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया था। अवंती को युद्ध में जीता और कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया। तो सवाल उठता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? 412 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व में। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो गए? शिशुनाग। और इसने किसे अपने मगध में मिलाया? अवंती को अपने मगध में मिला लिया था। फिर आते हैं हम लोग कहाँ? कालाशोक के पास। कालाशोक जो है अपना पुनः राजधानी, जिस प्रकार से शिशुनाग ने राजधानी बना के लिया था कहाँ? वैशाली को, कालाशोक जब शासक बनता है तो वह राजधानी बनाता है कहाँ? पाटलिपुत्र को। मतलब पुनः ले आया कहाँ? पाटलिपुत्र। कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र। और आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे बौद्ध संगीता पहला किसके द्वारा? अजातशत्रु। उसी तरह कालाशोक जो है दूसरा बौद्ध संगीता करवाया था। दूसरा बौद्ध संगीता किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। और अंतिम शासक जो था इस वंश का, उसे कहते हैं क्या? नंदीवर्धन। क्या कहते हैं? नंदीवर्धन। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। किस वंश का? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। इसके बाद जो वंश आता है उसे कहते हैं नंद वंश। क्या कहते हैं? नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद था। और ये महापद्म नंद पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा सम्राट था जिसे एकाट की उपाधि प्रदान की गई थी। एक राट की उपाधि प्रदान की गई थी किसे? महापद्म नंद को। अब महापद्म नंद किसका संस्थापक था? नंद वंश का। ठीक है। कहा जाता है कि पुराणों में महापद्म नंद को संबोधित किया गया है परशुराम।
परशुराम का दूसरा अवतार। क्या समझ गया? परशुराम का दूसरा अवतार। किसको? महापद्म नंद को। महापद्म नंद जो कि नंद वंश का संस्थापक, जो कि नंद वंश का संस्थापक। इसे किस उपाधि से नवाजा गया था भाई? एक राट की उपाधि। बात समझ में आया? और इसे परशुराम की दूसरा अवतार कहा गया है। दूसरा अवतार कहा गया है किसको? महापद्म नंद। कहा जाता है कि महापद्म नंद ने एक जगह को जीता था जिसका नाम था कलिंग। कलिंग जो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अभी जब आप आगे इतिहास पढ़िएगा ना तो एक और चर्चा सम्राट सुनिएगा जिसने कलिंग को जीता। कलिंग को जीतने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। बात समझे? तो उस राजा का नाम क्या था? अशोक। राजा का नाम था, क्या नाम था? अशोक। उसके बाद देखिए, जब ये महापद्म नंद जो है गया कलिंग पे हमला किया, और हमला करने के बाद जब उसको जीता तो वहां से एक मूर्ति को उठा के लाया था। वहां से एक मूर्ति को मगध ले आया था। ठीक है? किसकी मूर्ति थी वो? जिन सेन की मूर्ति थी। जिन सेन की मूर्ति को कहां ले आया था? मगध ले आया था। और कहा जाता है कि कलिंग में नहरों का जो निर्माण हुआ था, नहरों का निर्माण किसने करवाया था? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने, याद रखिएगा। और इस वंश का, नंद वंश का एक अंतिम शासक था मगध पे, जो बहुत विचित्र टाइप का शासक था। इसे क्या कहते थे? धनानंद। क्या कहते हैं? धनानंद। बात समझे? और इसी धनानंद को जो है किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद एक वंश की स्थापना किया है जिसका नाम है मौर्य वंश। बात समझे? ठीक है? तो इस पे नंद वंश के संस्थापक कौन? कौन? महापद्म। तो भाई नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। उसके बाद बताइएगा इसको किस चीज से सम्मान किया गया था, उपाधि दिया गया था? एक राट की। इन्हें किसका दूसरा अवतार कहा गया? इन्होंने किस जगह को जीता था? कलिंग से क्या लेके आया? जिन सेन की मूर्ति। उसके बाद कलिंग में इन्होंने क्या निर्माण करवाया? नहरों का निर्माण करवाया। अंतिम शासक कौन थे नंद वंश का? धनानंद। उसके बाद बताइए कि इसी समय में कौन ऐसा था जो भारत पे आक्रमण किया था? सिकंदर। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिकंदर आता है उधर, है ना, पंजाब के उधर उस एरिया में, और इधर गद्दी पे बैठा कौन आता है? धनानंद। और इनका राज्य में एक प्रधानमंत्री रहता है, इसका नाम था चाणक्य। अचानक कहते हैं इनको, इसको धनानंद को। लेकिन धनानंद को अपने आप पे बहुत अहंकार रहता है। और समझे? इसका जो कहानी है ना कल हम लोग सुनेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, है ना। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये अच्छा लगा होगा आपको सुनने में तो जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।